नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। बीजेपी की रीढ़ की हड्डी और जमीनी स्तर के उत्तर प्रदेश में नेता माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की शव यात्रा आज अलीगढ़ से अतरौली से नरोरा तक पहुंची है, जहां पर भारी संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मेयर और अन्य बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद थे और यहाँ से शव यात्रा में शामिल हुए। शव यात्रा की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से अतरौली से नरोरा तक साथ में शव यात्रा में रहे थे और यही वजह है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह, मोदी जी और इसके अलावा भी पुष्कर सिंह धामी जैसे बड़े दिग्गज नेता, बड़े जो चेहरे हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में देखने को मिले और कहीं ना कहीं जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ ये सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे। यही वजह है कि आज ज़मीनी स्तर पे जो नेता माने जाते हैं कल्याण सिंह, इन्हीं के गेस्ट हाउस में 2 घंटे का स्टे रखा गया था, जिस स्टे के अंदर यहाँ पर लोगों हज़ारों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ था। जिसके बाद अंतिम दर्शन करने के बाद ही यहाँ से भीड़ नरोरा पहुँची, जहाँ पर शमशान घाट पर भी यह भीड़ 10 की मस नहीं हुई और यही वजह है कि ज़मीनी स्तर के नेता कल्याण सिंह को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने 5 जिलों में 5 सड़कों का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज में एक सड़क का नाम पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि अधिकारियों को जल्द ही इस पर प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 5 जिलों की एक सड़क का नाम पूर्व सीएम के नाम पर रखा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समेत 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग कैटेगरी की जनगणना हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती। हालांकि राजनीतिक दलों ने आखिरी फैसला पीएम मोदी को सौंप दिया है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद लीडर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है और पीएम ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान। पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरी तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मनविंदर माली के द्वारा श्रीनगर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद विरोधी लगातार उन पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके अपनी ही कांग्रेस पार्टी के कई एमएलए, कई मंत्री जो है उनको नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि मनविंदर माली को अपना बयान वापस देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा भी एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि मनविंदर माली को जो विवादित जो बयान दिया गया है वो वापस लेना चाहिए और उनको चाहिए कि जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वो अपना वही काम करें। इस तरह के उटपटांग बयान जो है वो ना जारी करें। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा आज गन्ना किसानों के हक में एक नया जो ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का जितना बकाया है उनको वो देना चाहिए और साथ ही मुल्तल जो मिनिमम रेट रखा गया है उसमें बढ़ोतरी करके उनको किसानों को जो है उसका मुआवजा देना चाहिए। जिस पर लगातार अब सियासत एक बार फिर से गरमाई है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि किस तरह से इन दूरियों में जो है सुधार लाया जाएगा, क्योंकि पंजाब में 2022 की इलेक्शनें बहुत नज़दीक है, कुछ ही महीने बाकी हैं। इसी बीच लगातार कांग्रेस पार्टी अब 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर पहुंचने पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पश्चिमी बंगाल में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 2 सालों तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। ऐसी पार्टी की कथनी और करनी में और विचारधारा में काफी अंतर है, जो कि समझ से परे।
तालिबान की गलियां गर्दिश में है। पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर तालिबान का कब्जा है, तो लेकिन पंजशीर ऐसा इलाका है जहां पर तालिबानियों को खदेड़ा गया है। तालिबानियों को पंजशीर से भगाया गया है और करीब 3 जिलों को वहां से फ्री करा लिया गया है। हालांकि तालिबान की तरफ से तमाम कोशिशें यही की गई थी कि पंजशीर इलाके में भी उनका कब्जा हो, लेकिन वहां पर अफगानी सेना और तमाम लड़ाकू लड़कों ने मिलकर तालिबानियों को खदेड़ दिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अफगान के तमाम शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन पीर पंजाल इलाके समेत कई जिलों को मसूद अहमद के लड़ाकों ने तालिबानियों से फ्री कराया है और पीर पंजाल समेत 2 जिलों को तालिबानियों से छुड़ाया गया। हालांकि तालिबानियों की तरफ से लगातार सरकार बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन देखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर के सोमवार की सुबह को ये ड्रोन देखा गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और बीएसएफ की टीम इस ड्रोन पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खोज नहीं मिल पाई है। वहीं ड्रोन को देखकर बीएसएफ के सैनिकों ने उस पर फायरिंग भी की, लेकिन ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनरिया सेक्टर में सोमवार की सुबह ड्रोन देखा गया। दरअसल इस ड्रोन को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। फिलहाल अभी तक ड्रोन से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वही ड्रोन को देखकर बीएसएफ के सैनिकों ने उस पर फायरिंग भी की। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। कोरोना के मामले में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। तो आपको बता दें कि कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है। इस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल पीक पर होगी। कोरोना के मामले पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर हो सकती है। वहीं कमेटी ने पीएमओ को बच्चों और युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करने की भी सलाह दी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में 25,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। 160 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के आंकड़े इतने कम दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों में भी कमी दर्ज की गई है। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। 160 दिनों में पहली बार नए केसों का आंकड़ा इतना कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही एक्टिव मामलों में भी तेजी से गिरावट आई है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। सदन में कांग्रेस ने कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन पर चर्चा की मांग की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके चलते कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर की वेल में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा विधानसभा में प्रदेश में कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने का मामला भी उठा। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में सरकार का पक्ष रखे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो सरकार के पास रिपोर्ट आई है उनमें कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन 5 विधेयक सदन में पारित हुए हैं, जबकि 4 विधेयक जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें नकल विरोधी कानून को भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। 2 साथियों के यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की हुई सुरक्षा की चूक मामले में पुलिस के एक बड़े अधिकारी पर गाज गिर गई है। पुलिस के दूसरे अधिकारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 13 जून को गुरमीत राम रहीम को एम्स से लाते समय किसी दूसरे अन्य आदमियों से मुलाकात करवाई थी। इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों तक यह बात अवगत कराई। उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में डीएसपी रैंक के अधिकारी को आज निलंबित कर दिया गया है। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने भी इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि यह मामला गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी ने इस मामले में लापरवाही बरती है और लापरवाही होने के कारण उसको सिफारिश की है कि उसको निलंबित किया जाए।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकारी विभागों के साथ साथ अब निजी सेक्टरों में भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब बिना वैक्सीनेशन के लोगों को नौकरी देना अथवा कर्मचारी वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं जब तक वेतन रोकना शुरू कर दिया है, जिससे अब कोरोना वैक्सीन की डिमांड एकाएक बढ़ गई है। लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटरों पर लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए RWO के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन की कमी के चलते लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए वैक्सीनेशन कैंपों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, अस्पताल के बिल की मार झेलने के बाद राशन डिपो की लाइनों में जूझते हुए अब नौकरी पेशा आम आदमी को ये वैक्सीन की डोज कब तक उपलब्ध हो पाती है ताकि वह अपनी नौकरी में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा सके, यह देखने वाली बात होगी। दिव्यांगता को हराने वाले अमित सरोवा एक बार फिर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्लब थ्रो में तीसरी बार जो है पैरालंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, जहां 2012 और 16 में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया था। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ऐसी प्रतियोगिता हैं जिसमें उन्होंने अपने योग्यता के दम पर जो है मेडल हासिल किए हैं। हालांकि एक दौर था जब 2007 में उनके साथ इंजरी हुई, एक सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे के बाद जो है शुरुआती तौर पर वो टूट जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और इसी हौसले के बलबूते एक बार फिर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जो अमित सरोवा हैं वो नजर आएंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को लेकर इस क्षेत्र के किसान काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। यहाँ के किसानों को 6,000 रुपये सालाना केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं। किसानों की माने तो इन पैसों का वे खेतों में बीज खाद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और किसान अपने घर में भी इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार इस स्कीम को जारी रखे ताकि किसानों को इसका लाभ मिलता रहे। जम्मू कश्मीर से कैथल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको गिरफ्तार कर कैथल पुलिस कैथल लेकर आ रही है। बताना चाहेंगे जो सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर एक मुख्य आरोपी भी है जिसने 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचा था। उसका नाम अजफल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि जो अजफल नाम का मुख्य आरोपी जिसने 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में अब तक 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके अंदर 28 जो है कैथल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और 7 जो आरोपी हैं करनाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। ये मामला 7 अगस्त को सामने आया था जब कैथल पुलिस ने 3 आरोपियों को अनसर्की के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक आरोपी राजकुमार को हिसार से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर लगातार कैथल पुलिस जम्मू कश्मीर में छापामारी कर रही थी और उसके बाद एक नाजिर अहमद नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ था और उसकी निशानदेही पर देर रात पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको लेकर कैथल पुलिस कैथल आ रही है। हरियाणा में इन दिनों ओपन की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के साथ साथ डीएड की परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में नकल ना हो इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी चौकस रूप से अपना कार्य कर रहा है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। ऐसे छात्रों को नकेल कसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए पेपर कर रहे थे। बोर्ड ने ऐसे दोनों छात्रों के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज करवाया है बल्कि उनके पेपर को भी कैंसिल कर दिया है और उन्हें आगे के भी कुछ सालों के लिए परीक्षा ना देने के लिए बाधित किया है। बोर्ड ने बताया है कि ये जो छात्र थे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए जिस प्रकार से मुन्ना भाई MBBS की परीक्षा हुई थी उसी तरीके से ये परीक्षाएं दे रहे थे और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। एक छात्र जींद का है तो दूसरा छात्र भिवानी का है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुडरेजा। इस वक्त हम मौजूद कुंडली क्षेत्र में और कुंडली क्षेत्र में नगर पालिका जो बनाई गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो नाराज़ हैं और काफ़ी नाराज़गी का वजह ये है कि जो दूषित पानी है, जो बरसाती पानी है वो लगातार ओवरफ्लो रहता है और गांव में काफ़ी गंदगी का भंडार रहता है और काफ़ी बड़ी परेशानी रहती है। आज नगर पालिका को ताला लगा दिया है और ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक जो समाधान नहीं होगा इस बात को लेकर नाराज़ हैं और धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि लगातार हमारी अगर सुनवाई नहीं होती तो उस बात को लेकर हम ताला लगातार लगा रहेगा और यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में प्रशासन और शासन की काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि
कोरोना जैसी महामारी 2 बार देश जूझ चुका है, तीसरी लहर फिर आने वाली है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं गांव में कोई बड़ी बीमारी ना फैल जाए, इसलिए गांव की सफाई की ज़रूरत है और सफाई हो नहीं रही है। तो इसको लेकर नगर पालिका को ताला लगा दिया है। जैसे कि ग्रामीणों ने कहा कि लगातार जो है हमारी नाराज़गी यही है कि गाँव में विकास चाहिए और विकास इसी नीति पर हो सकता है कि हमारे गाँव की सफाई हो। यमुनानगर में एक बार फिर गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के अंदर कुछ युवक एक बंद मकान के अंदर एक युवक को बड़ी ही बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये 2 दिन पहले का वीडियो है, जो कि यमुनानगर की रंजीत गली का है। और जानकारी के अनुसार एक युवक का जो है आपसी रंजिश के चलते हुए कुछ युवक पीछा कर रहे थे और वो युवक बचने के लिए जब रंजीत गली के एक बंद मकान में घुसा तो वो युवक भी जो है दीवार फांदकर अंदर घुस गए और युवक की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि लोगों ने उसको आवाज़ें लगाकर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोगों को भी गालियां देते हुए नजर आए और कुछ देर बाद वो जो युवक थे गेट फांदकर वहां से निकल गए, जिसके बाद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की सूचना मिली थी, लेकिन अभी युवक घायल है और बयान देने की हालत में नहीं है। जैसे ही युवक बयान देने की हालत में आएगा, उसके बयान लेकर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। महेंद्रगढ़ के अंदर 4 मुकदमों में पकड़ी गई 25 शराब की पेटियों को नष्ट किया गया। इस अवसर पर मालखाना इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन मुकदमों की शराब को नष्ट करने के लिए बीडीपीओ निशा कंवर की ड्यूटी लगाई थी, जिनकी मौजूदगी के अंदर थाना परिसर के अंदर इन 25 पेटियों को नष्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी है और ऐसे में मॉनसून के सीजन में लगातार खबरें कुछ इसी तरह की आ रही हैं कि जगह जगह भूस्खलन की चपेट में गाड़ियां आ रही हैं और यही नहीं, जानी नुकसान भी हो रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आगामी 24 घंटों तक बारिश लगातार बनी रहेगी और इसी बीच येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने भी इस अलर्ट को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के साथ साथ आईपीएच की स्कीम्स और यही नहीं, इसके साथ साथ सड़कों का रखरखाव भी जारी है। जहां कहीं भूस्खलन होता है, तुरंत मशीनों के साथ जो कर्मचारी हैं वो तैनात हैं और युद्ध स्तर पर जो है सड़कों को खोलने का काम तैयार है। राजधानी शिमला में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। हालांकि शुरुआती दौर में सुबह के समय चटक धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, दिन के बाद 2 बजे के बाद धुंध जो है उसकी आगोश में शिमला शहर है। शिमला में विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है, जिसके कारण ट्रैफिक भी धीमा है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने आज 16वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल ने शिरकत की। इस दीक्षांत समारोह में 393 लोगों को डिग्रियां जो हैं वो बांटी गई। इन छात्रों में 292 जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, बाकी जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर हैं। इसी मौके पर जो है वो यूनिवर्सिटी ने अपना डिजी लॉकर भी लॉन्च किया। वहीं यहाँ जो इनका पोर्टल है उसको भी अपडेट किया गया। इस मौके पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हरिंदर चौधरी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियां जो हैं वो लोगों के बीच में रखी। वहीं मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने भी इस मौके पर छात्रों को संबोधित किया। सतपाल सिंह सत्ती ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते संतोषगढ़ नगर में युवाओं को जिम की सौगात अर्पित। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश व केंद्र सरकार खेलों के प्रति सजग नजर आ रही है, जिस कारण अगर ऊना की बात करें तो ऊना में ही बनने वाले 2 स्टेडियम जिनकी लागत 1,77,000 है, जो कि गांव बसदेड़ा में बनाया जा रहा है, और वहीं 99.64 लाख की लागत से देला में भी एक बड़ा विशाल स्टेडियम बनने जा रहा है। सतपाल सिंह सत्ती ने अपने संबोधन में कहा कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस प्रकार से ओलंपिक में युवा खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है, उसी प्रकार अन्य खेलों में भारत अच्छे स्थान पर पहुंचे, ऐसी आशा उन्होंने की है। वहीं उन्होंने अन्य विकास कार्यों के ऊपर जानकारी देते हुए कहा कि ऊना मुख्यालय पर मात्र शिशु अस्पताल जो कि 20 करोड़ की लागत से बन रहा है, वहीं मिनी लघु सचिवालय यानी कि यहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट का बहुमंजिली इमारत का जो है वो कार्य चला हुआ है, वो 22 करोड़ की लागत से बन रहा है।
उन्होंने साथ में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भी ऊना विधानसभा क्षेत्र को 1000 करोड़ की सौगात दी गई, जिसमें इंडियन ऑयल का सब डिपो शामिल है और उसके साथ साथ लगभग 450 करोड़ की लागत से बनने वाले सैटेलाइट पीजीआई सेंटर की बात जो है वो चल रही। लगभग सभी कार्य जो हैं वो धरातल पर चल रहे हैं। कुछ कार्यों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ 70% का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। एक सिरफिरे आशिक ने न केवल एक युवती का अपहरण किया बल्कि उसके माता पिता के साथ भी गंभीर रूप से मारपीट की। हंगामा हुआ तो मौके पर पुलिस पहुंची और युवक के खिलाफ युवती के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है और युवती ने अपने बयान दर्ज करवाते हुए बताया है कि डॉक्टर गौरव नाम का युवक अक्सर उस युवती के साथ छेड़छाड़ करता था और मौका पाकर उसने युवती का अपहरण किया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी आरोपी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामला युवती की इज्जत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस किसी भी तरह से कोई इस मामले में ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और युवती के परिजन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जनता टीवी के साथ।